फिर से सभी का स्वागत है सान स्टडी पर। दोस्तों, हमने पर्यावरण की तीन क्लासें ली थी। उसका ये उन्हीं पे जो मेन खास क्वेश्चन है, जो खास प्रश्न है जिनमें आने की संभावना है या आगे क्वेश्चनों में पिछले सी टेट्स में, टेट्स में या अदर स्टेट टेट्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक पहला प्रैक्टिस सेट है। पहला पहले प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1980 में या ऑप्शन डी 1964 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1972। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण या मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना 1972 में की थी। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो जो तीनों क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। अगर नहीं की हैं तो कोई बात नहीं, आगे थोड़ा बहुत डिटेल में देते रहेंगे जिससे आपको समझ में आता रहेगा। अगर टाइम है, फ्री है तो दो वीडियो को, जो पिछली तीन क्लास हैं उनको भी अटेंड कर लीजिए। वो क्लास जो है आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए और सीटेट टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हम लोगों का जो सुपर टेट होने वाला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले ही हैं। तो यूनाइटेड स्टेट इसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना के बारे में कुछ जानते हैं। ये यूएनओ की एकमात्र प्रमुख संस्था है जिसका मुख्यालय दक्षिणी गोलार्ध यानी नैरोबी केन्या, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ठीक ऊपर स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो अभी इसमें बताया कि ये जो यूएनईपी है ये ऐसा वो है जिसका मुख्यालय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, 0 डिग्री के ठीक ऊपर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है। ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी UNEP। तो रेड डाटा का बुक का जो प्रकाशन करती है वो IUCN। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IUCN। IUCN ही रेड डाटा का प्रकाशन कर रही है। कब से कर रही है? 1966 से। 1966 से रेगुलर इसका प्रकाशन कर रही है। रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन जंतुओं को रखा जाता है इस लिस्ट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटेन की एक संस्था के अनुसार विश्व में कुल कितने प्रकार के जीव हैं। ऑप्शन ए 84 लाख प्रकार के, ऑप्शन बी 17 लाख प्रकार के, ऑप्शन सी 87 लाख प्रकार के या ऑप्शन डी 80 लाख प्रकार के। तो ब्रिटेन की एक संस्था के अनुसार विश्व में कुल 87 लाख प्रकार के जीव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 87 लाख प्रकार के, जिनमें से 17 लाख प्रकार के जीवों की भी पुष्टि हुई है। केवल 17 लाख प्रकार के जीव हैं, और जो जिनकी पुष्टि हुई है उनमें सबसे ज़्यादा जीव जलचर हैं। और बाकी जितने जो जीव हैं, जो जीव में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है? कीटों की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1980 में या ऑप्शन डी 1972 में। सॉरी, यहाँ पे 62 था, ऑप्शन ए 1962 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1962 में। वो 1962 में WWF की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा पेटा का मुख्यालय कहाँ है। पेटा का मतलब फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर ट्रेड ट्रीटमेंट। तो इसका पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए कह रहा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी वर्जीनिया या ऑप्शन डी शिकागो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्जीनिया। जो पेटा का मुख्यालय है वर्जीनिया में है, और जो वर्जीनिया USA का एक स्टेट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा IUCN द्वारा लगभग कितनी प्रजातियां रेड लिस्ट में शामिल की गई हैं। IUCN के अनुसार कितनी प्रजातियां रेड लिस्ट में शामिल की गई हैं। चलो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 64,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 50,000 या ऑप्शन डी 30,000।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 64,000 प्रकार की। आयुष्मान ने अब तक 64,000 प्रकार की प्रजातियों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह प्रजाति जो 40 वर्षों से अपने मूल निवास में नहीं देखी गई है, रेड लिस्ट ने उसे किस श्रेणी में शामिल किया है? ऑप्शन ए इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी रेयर स्पीस, या ऑप्शन सी थ्रेटेंड, या ऑप्शन डी एक्सटिंक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मतलब होता है विलुप्त। इसका मतलब होता है विलुप्त, मतलब वो राशि जो वो प्रजाति जो अपने मूल निवास में 40 वर्षों से नहीं देखी गई है, उनको विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। रेड लिस्ट ने इन प्रजातियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी WLPA कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1976 में, या ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1972 में। WLPA 1972 में पारित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कार्टानेगा प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लें कि उसके बाद आंसर इसका देखते हैं। जान लें कार्टाजेना प्रोटोकॉल था वो था क्या। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 1999 में ये प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। यह जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव संरक्षण से संबंधित, जैव विविधता से। 2000 में मॉन्ट्रियल प्रोग्राम ने 135 देशों ने इसका अनुमोदन किया था। चलो भाई इसका ऑप्शन देखते हैं। बता ही दिया कि इसका आंसर अब क्या होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। एक कह रहा है कि पहला 1998 में, दूसरा कह रहा है 1984 में, तीसरा कह रहा है 2010 में, या चौथा है 1999 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। 1999 में यह प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा प्रत्येक स्थल जहाँ जल भूतल से अधिक नीचे ना हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आर्द्र भूमि, ऑप्शन बी तटीय भूमि, ऑप्शन सी कृषि योग्य भूमि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि से तात्पर्य नम भूमि से होता है। ऐसा प्रत्येक स्थल जहाँ पे भूतल ज़्यादा नीचे नहीं होता है तो उसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मातृभूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के किस स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बगदाद में, ऑप्शन बी रामसर में, ऑप्शन सी सुल्तानपुर में, या ऑप्शन डी भोजसर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामसर में। रामसर में ही आर्द्र भूमि के संरक्षण, यहाँ पे मातृभूमि नहीं, सॉरी यहाँ पे मातृभूमि नहीं है, यहाँ पे आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 158 देशों ने भाग लिया था और 1758 प्रकार की आर्द्र भूमियाँ चिन्हित की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पेम्बनाद झील यानी इसको बिम्बनाद भी बोलते हैं, इसको बिम्बनाद भी बोलते हैं। बिम्बनाद झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल में बिम्बनाद झील है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लैगून चिल्का झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन ए लैगून झील, ऑप्शन बी ताजे पानी की झील, ऑप्शन सी मीठे पानी की झील, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, भारत में ही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लैगून झील है। लैगून झील का मतलब जो खारे पानी के झील होते हैं उनको ही लैगून झील बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कह रहा है लोकटक झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। तो लोकटक झील है तो वो मणिपुर में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किससे भारत की राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम को चिन्हित किया है? ऑप्शन ए कोलेरू झील,
ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी कान्हा बांध या ऑप्शन डी सभी। मतलब इन जो दी गई हैं इनमें से किसको राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम में चिन्हित किया गया है? तो इनमें से सभी को चिन्हित किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करते जाइए। दोस्तों ये आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहेंगे तो आप CTET और TET आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और रेगुलर नोट्स बनाते रहिए, जिससे आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं ये नोट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में कौन सी आर्द्रभूमि यूपी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए नवाबगंज, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी पटना पश्चिम बिहार या ऑप्शन डी कान्हा बांध। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखो नवाबगंज भी यूपी में, समस्तीपुर भी यूपी में, पटना बिहार भी यूपी में, कान्हा बांध ये MP में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कान्हा बांध। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1985 में या ऑप्शन डी 1972 में। पर्यावरण संरक्षण नियम कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 में पारित हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। 18 कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? एक होता है वन जीव संरक्षण, एक है वन्य जीव संरक्षण। तो ये वाला है वन जीव संरक्षण। ये अधिनियम कब आया? तो ऑप्शन कह रहा है 1980, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 1982। तो वन्य जीव संरक्षण आया था 1972 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। आगे कह रहा है 19 वाला कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम, यानी जब वो आया था वो जो वन था वो वन्य जीव था, ये वन वाला है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1972 में या ऑप्शन डी 1984 में। तो इसका सही आंसर है 1980। वो जो था वन्य जीव संरक्षण वो 1972 में था और ये वाला है वन जीव संरक्षण यानी वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? ऑप्शन ए 1972। ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 20 में 20 का ऑप्शन क्या है? 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1974 या ऑप्शन डी 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल संरक्षण अधिनियम आया था 1974 में, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत को कितने परिस्थिति तंत्र में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो भारत को 7 परिस्थिति तंत्रों में विभक्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है कि हिमालय परिस्थिति तंत्र, ऑप्शन दूसरा है जड़ोल हिमालयी परिस्थिति तंत्र, तीसरा है उष्ण मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र, चौथा है समुद्र तटीय परिस्थिति तंत्र, पाँचवा है पठारी, जो पठारी भाग होते हैं, परिस्थिति तंत्र, छठवां है उत्तर पूर्वी जो परिस्थिति तंत्र है, और सातवां मैदानी पठार और सीमांत परिस्थिति तंत्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टानें किससे निर्मित होती हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट से, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट से या ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो जो प्रवाल भित्ति में जो मूंगे की चट्टानें होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है कि भारत में प्रवाल भित्ति होगा यहाँ पे के संरक्षण के लिए कितने क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। चारों वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार है, तीसरा कच्छ की खाड़ी है और चौथा मन्नार की खाड़ी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
24 कह रहा है इनमें से कौन सी मैंग्रोव वनस्पति नहीं है। ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी केवड़ा या ऑप्शन डी सभी। तो देखो सुंदरी भी है, नारियल भी है, केवड़ा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। मैंग्रोव वनस्पतियाँ, जो मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा सुंदरवन, जो सुंदरवन डेल्टा होता है गंगा, सबसे ज़्यादा वहीं पे पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पतियाँ। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी ग्रीन हाउस, देखो कार्बन ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नहीं नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितने % उत्तरदायी है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी 70%। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो CO2 गैस है वो 60% उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कह रहा है कि धान के खेतों और कोयले की खदानों में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए मीथेन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो जो धान के खेतों में और कोयलों में पाई जाती है वो मीथेन गैस कहती है, इसी मीथेन को मास गैस कहते हैं, यानी CH4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि स्प्रे और फोम बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड का। तो स्प्रे और फोम बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वो गैस है क्लोरीन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विश्व का कितने % शुद्ध जल अंटार्कटिका और आर्कटिका यानी दोनों गोलार्धों पर होता है। कितने % शुद्ध जल है। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70% या ऑप्शन डी 20%। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 70%। 70% जल दोनों गोलार्धों पे पाया जाता है जो शुद्ध जल होता है। ये दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 30 कह रहा है कि प्रति इकाई किया गया कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कार्बन फुट पॉइंट्स, ऑप्शन बी कार्बन क्रेडिट्स, ऑप्शन सी कार्बन सिंक या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्बन फुट पॉइंट। जो प्रति इकाई पर किया गया उत्सर्जन है कार्बन फुट पॉइंट कहलाता है। दोस्तों इसी प्रकार हम आगे भी प्रैक्टिस लेके आते रहेंगे। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और इसके रेगुलर नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको जब कभी एग्ज़ाम में जाएँ तो उसके लिए रिवीजन के लिए बहुत काम आए। थैंक यू।